तो बेटा नीट PYQ सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था सम बेसिक कंसेप्ट के। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 25 इयर्स के क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर में 25 इयर्स में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आ जाओ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। तुम्हें ABCDE ये स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। और ऑप्शन जैसा कि तुम देख रहे हो कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, तो मतलब ऑप्शन तो एक ही है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, बट ये जो स्टेटमेंट है उसमें वन से ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब बताओ, ये तो तुम्हें बचपन से पता है ना, कौन सी क्लास है, तुम 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे होते हो, इवन 8th से भी पढ़ते हुए आ रहे होते हो कि एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाओ, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट बी तो सही है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो एटॉमिक नंबर्स अगर सेम है तो प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। तो सी भी करेक्ट है, सी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। डी पे अगर आते हैं तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और ये तुम्हें सभी को पता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ई स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम्स एज द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक थ्योरी ही देते हैं डाल्टन और एटम्स के बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक। तो अभी हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी, सी एंड ई, ठीक है। तो बी, सी एंड ई देखो किस में है, तुम्हारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, समझ गए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं तुमसे, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बताना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं है ये ध्यान रखना, कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक। तो देखो करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले ले लो तुम Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 24 हो गया, और 2+ का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 23। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। तो नहीं बताना है तुम्हें, वन इज़ नॉट, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी तुम चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। -2 का मतलब हो गया गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी ये 10 है, और -1 का मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अभी 10 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सी ऑप्शन पे आ जाते हो तो सोडियम का होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। 1+ चार्ज का मतलब हो गया ये 10, और 2+ चार्ज का मतलब हो गया ये भी 10, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन पे आ जाओगे तो Mn2+, Mn का होता है 25 और Fe का कितना होता है 26, तो 2+ चार्ज का मतलब हो गया 23 और 3+ चार्ज का मतलब हो गया 23, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, 23 इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, 24 एंड 23 इलेक्ट्रॉन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है। इसमें तुम्हें क्या बताना है, इसी पैटर्न पे तुम्हें बताना है। सबसे पहले प्रोटॉन का नंबर होना चाहिए, फिर न्यूट्रॉन का नंबर होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंबल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, नीचे जो नंबर लिखा होता है 71 लिखा है और ऊपर क्या लिखा है 175, ठीक है। तो ये तुम्हें पता है कि ये एटॉमिक नंबर है, राइट। और ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है।
ठीक है। और एटॉमिक नंबर को तुम इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, राइट। ये तो कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लास 9-10 से ही पता होगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन भी यही हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की बात अगर करते हैं तो 71 है, और प्रोटॉन की बात अगर करते हैं तो भी 71 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन निकाला ना जाए उससे, या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ना दिया जाए, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। न्यूट्रॉन को अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे तुम, एटॉमिक मास माइनस क्या कर लोगे, प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास तुम्हारा कितना गिवन है 175, और प्रोटॉन कितना गिवन है 71, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 104, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें किस सीक्वेंस में बताना है, सबसे पहले प्रोटॉन बताना है, तो प्रोटॉन कितना है 71, फिर बताना है न्यूट्रॉन 104, ठीक है। तो 71 104 71, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 71 104 71 ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास 9th का क्वेश्चन था ये, नीट का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ये, ठीक है, बट वेरी सिंपल था। Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ठीक है। Be2+ है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और 4 पे 2+ चार्ज डाल दिया, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुम्हें देखना है कि इनमें से किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1+ का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं, 3 के पास से 1+ का मतलब अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यही होगा इसका ऑप्शन। सोडियम और मैग्नीशियम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 पे +1 चार्ज का मतलब 10 हुआ, 12 पे +2 चार्ज का मतलब 10 हुआ, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा हो जाएगा, लिथियम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें भी तुम्हें क्या बताना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है तुम्हें, मतलब पेयर तुम्हें चेक करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें सेम बताना है, ठीक। तो फटाफट से ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना होता है, 6 होता है, 6 है कार्बन, और ऑक्सीजन कितना है 8, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन Cn, साइनाइड में क्या क्या हो गया Cn पे देखो माइनस चार्ज भी, ये ध्यान रखना, राइट। सो यहाँ पर कार्बन का होता है कितना 6, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ठीक है। तो ये हो गया, और प्लस तुम्हारे पास गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो 6 और 7 हो गया 13, और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो कितना हो गया 14 हो गया। तो ये दोनों तो अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आगे तुम और चेक कर लो, NO पे भी देखो ध्यान से, चार्ज को नहीं बोलना, नहीं तो गलत हो सकता है ऑप्शन तुम्हारा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन की बात अगर करते हैं तो 7 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो देखो 7 और 8 हो गया तुम्हारा 15, बट यहाँ पे +1 चार्ज है, तो प्लस का मतलब हो गया लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 15 से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, अगेन 14 आ गया इसका। अब आ गया तुम्हारा C2 में क्या हो गया, C2 पे भी देखो 2- चार्ज है ना, ध्यान रखना ये। तो कार्बन का 6, दूसरे कार्बन का भी 6, और 6 6 12 हो गया, प्लस इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, -2 चार्ज का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 + 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो यही तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखो 14 यही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तुम आगे चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the ratio of wavelength of light absorbed by the hydrogen atom when it undergoes n is equal to 2 to n is equal to 3, ट्रांजिशन हो रहा है, थर्ड से सेकेंड पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन वापस जंप करते हुए, है ना, एंड n is equal to 4 to n is equal to 6 ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली। तो तुम्हें क्या बताना है, रेशियो बताना है वेवलेंथ का, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले फटाफट से नोट करोगे, याद ही होगा तुम्हें, 1/λ इज इक्वल टू क्या होता था, RH होता था, Z² होता था 1/n1² - 1/n2², ठीक है। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, बट हमें जिन जिन पॉइंट की ज़रूरत है बस वही नोट करते चलेंगे, सारी वैल्यूज़ तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कैलकुलेशन लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कम यूज़ करते हुए फटाफट से सॉल्व करोगे। तो देखो RH तुम्हें रेशियो के फॉर्म में निकालना, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो RH वैसे भी कैंसिल होगा, हाइड्रोजन की बात हो रही तो Z भी कैंसिल होगा, इन दोनों को हटा दोगे, ठीक है। अब आ जाओगे 1/λ1 मान लो इज इक्वल टू, इसको हमने हटा दिया है ना, क्योंकि कैंसिल ही होना है, ठीक है। पहला ट्रांजिशन क्या हो रहा है 2 to 3, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर कर लोगे 4, 1/3 का स्क्वायर कर लोगे 9, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 5/4 × 9,
ठीक है। तो ये हो गया 1/λ1 और यहीं पर इसको तुम क्या कर लो, λ1 कर लो, राइट। तो देखो λ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 9 डिवाइडेड बाई 5। अभी इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि रेशियो निकालना है ना, तो ईजिली कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वैल्यू देख लो 1/λ2 ले लो, अगेन यहाँ पर RH और z हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1/n1, n1 देखो क्या है 4 का स्क्वायर कर लोगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/16, 4 का स्क्वायर कर लिया और 6 का स्क्वायर कर लिया 36 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाई 16 × 36, ठीक है। अब क्या कर लोगे, या λ2 निकाल लो, तो λ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 × 36 डिवाइडेड बाई 20 कर लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब यहीं पे तुम λ1/λ2 कर लो, बस रेशियो तुम्हें निकालना ना, वेवलेंथ का ही रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे रख लो। तो ये वैल्यू थी हमारी 4 × 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 और ये वैल्यू आ गई 16 × 36 और ऊपर आ जाएगा 20, ठीक है। अब बस कैंसिल कर लो, ये हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स, है ना, और ये हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स और ये 4 कैंसिल हो गया और ये हो गया 9 4 ठीक है, सीधा सीधा 1/4, बिल्कुल सिंपली ये कैंसिल हो रही है सारी वैल्यू, ठीक है। तो इससे इजी कैलकुलेशन कुछ नहीं हो सकता है, 1/4 बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें 2 स्टेटमेंट गिवन है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ गिवन है, सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है और तुम्हारे पास ये ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड के बारे में पूछा जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों फॉल्स है, 1 ट्रू 2 फॉल्स, ऐसे तुम्हें चेक करना है, ठीक है। तो पहले तुम स्टेटमेंट चेक कर लो। द बामर स्पेक्ट्रम लाइन फॉर द हाइड्रोजन एटम विथ लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/36 RH, है ना, पर सेंटीमीटर। RH तुम्हें पता ही है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर तुम्हें देखना है कि बामर सीरीज की बात हो रही है, बामर स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो बामर स्पेक्ट्रम लाइन की बात अगर हो रही है तो तुम्हें पता है कि बामर सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है, n1 की वैल्यू 2 होती है और तुम्हें लोएस्ट ट्रांजिशन दिखाना है तो n2 तुम क्या ले लोगे 3 ले लोगे, ठीक है। मतलब इस ट्रांजिशन के वेवलेंथ की बात पूछी जा रही है तुमसे, ठीक। तो 1/λ कर लिया इज इक्वल टू RH को RH रखा, Z एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, 1 का स्क्वायर कर लोगे 1 ही आएगा। और यहाँ पर ट्रांजिशन की अगर बात हो रही है तो 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 4 और माइनस n2 स्क्वायर, n2 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। बस इसे तुम सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5, 4 × 9 कितना हो गया 36, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ गई 1/RH इज इक्वल टू 5/36 RH, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो लैम्डा नहीं पूछ रहे तुमसे, 1/λ है ये, एनर्जी पूछ रहे थे तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है ना, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगी वैल्यू 5/36 RH, है ना। अगर लैम्डा पूछ रहे होते तो इसका इन्वर्स होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ तुमसे क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा निकाल लो, उसी को इन्वर्स कर लो तो हो जाएगी एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है ये करेक्ट बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, when the temperature of black body increases the maxima of the curve intensity of the wavelength shift to the shorter wavelength in the light of the above statement choose the, मतलब ये 2 स्टेटमेंट गिवन है तुम्हें, इसमें से तुम्हें ये ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो द मैक्सिमा ऑफ द कर्व इंटेंसिटी ऑफ द वेवलेंथ जो होता है वो इंक्रीज ही होता है ना। ये तुम्हारा वेवलेंथ और इंटेंसिटी का अगर ग्राफ देखते हो, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का अगर ग्राफ देखते हो तो तुम्हारा ऐसा सा जाता है ना। तो मैक्सिमा जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो T2 इज ग्रेटर देन क्या आता है T1। ये ग्राफ अगर तुमने पढ़ा होगा, इंटेंसिटी है ये, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा वेवलेंथ, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन देखो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सी ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ
1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 1368 किलो हर्ट्ज गिवन है। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांजिशन इज, तुमसे क्या पूछ रहे हैं, वेवलेंथ पूछ रहे हैं और गिवन क्या है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है 1368 और ये किस में गिवन है, किलो हर्ट्ज में गिवन है। इसको तुम क्या कर लो 1368 इंटू 10⁻³ कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा हर्ट्ज, ठीक है। और वेलोसिटी तुम्हें गिवन ही है, c इज इक्वल टू 3, नहीं भी दिया होगा तो ये तो तुम्हें याद ही रखना है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, याद ही होती है वैल्यू। बस सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई न्यू हो जाएगा, है ना, न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू c बाई न्यू हो जाएगा। बस वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो इसको, तो c की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁸ और ये वैल्यू हो गई 1368 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 219.3 मीटर, ठीक है, समझ गए। तो सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे कैलकुलेशन था। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये सभी को पता होता है। विजिबल रीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज आती है, वो कौन सी होती है, बामर सीरीज, ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखो बाकी सीरीज का भी तुम्हें चेक करना है, तुम चेक कर सकते हो। ब्रैकेट जो होता है वो IR में आता है ना, लाइमन जो होता है वो UV में आता है ना, पार्शन जो होता है वो IR में होता है, ठीक। तो लाइमन जो है वो है तुम्हारा सिर्फ UV में, बामर होता है विजिबल रीजन में, और बाकी जितने भी हैं वो सारे किस में होते हैं, IR में होते हैं। क्लियर, चलो कुछ नहीं था इसमें, बस क्वेश्चन देखो और टिक लगाओ, आगे बढ़ो वाला क्वेश्चन था ये। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करिस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ गिवन है नैनोमीटर में और वेलोसिटी गिवन है, और तुम्हें क्या बताना है, एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, SC बाई लेमडा होता है ना। तो H की वैल्यू देखो तुम्हें किस में बतानी है, जूल में बतानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.625 इंटू 10⁻34 जूल रखोगे तो 6.6 रख लिया, इंटू 10⁻34 ले लिया, और वेलोसिटी कितनी हो गई 3 इंटू 10⁸, है ना। और लेमडा देखो किस में गिवन है, नैनोमीटर में गिवन है, इसको चेंज कर लेना तुम मीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। चलो अब ये सारी वैल्यू हो गई, अब तुम पावर्स को कैंसिल कर लो, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। सो सॉल्व करते हो तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। किसमें एनर्जी है, किसमें आ जाएगी, जूल में आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो कुछ नहीं था इसमें भी, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही था, कैलकुलेशन बस तुम्हें देखना है। ये माइनस पावर है, इसको ऊपर कर लेना, ठीक है। तो 8 8 16 17 पावर हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव में 17 पावर पॉजिटिव में, इसको कैंसिल कर लेना, -34 से 17 पावर कैंसिल कर लोगे, माइनस तुम्हारा बचेगा कितना 17 बचेगा, उसके बाद से ये सब कैंसिल कर लो, ठीक है, ईजिली कैंसिल हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻34, ये तुम्हें पता भी होता है ना, गिवन भी है यहाँ पर। द स्पीड ऑफ लाइट भी तुम्हें पता होती है, बट यहाँ पर किस में गिवन है, नैनोमीटर में गिवन है, ठीक है। जनरली हम लोग किस में याद रखते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में, तो यहाँ नैनोमीटर में गिवन है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, अगेन तुम्हें वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट को भी नैनोमीटर में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। विद द फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है ना। तो अगेन न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा, ये फॉर्मूला प्लांक्स कांस्टेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, लेमडा इज इक्वल टू C बाई न्यू कर लोगे। नैनोमीटर में निकालने हैं तो तुम लाइट की यही वैल्यू रखो, 3 इंटू 10⁻17, और ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, और 15 पावर को कैंसिल कर लो तो 15 6 16 17 हो गया, ठीक है। तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5 इंटू 10⁻2, और इसको तुम क्या कर सकते हो 50 कर सकते हो, है ना।
तो बस सिंपल सा था ये तुम्हारा 50। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कुछ भी नहीं था कैलकुलेशन में, बहुत इजी कैलकुलेशन। प्लांक कांस्टेंट सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग सेकेंड पर मोल में तुम्हें बताना, पर मोल ध्यान रखना ये, ठीक है। इज गिवन एज प्लांक्स कांस्टेंट तुम्हें गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर तुम्हें दे भी दिया गया। पर मोल की अगर बात हो रही तो एवोगैड्रोस नंबर को तुम्हें यूज करना ही था, ठीक है। और यहाँ पर देखो लैम्डा तुम्हें गिवन नहीं है, लैम्डा के फॉर्म में ही तुम्हें रखना, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है, सीधा सा फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। अगर 1 मोल की एनर्जी तुम कैलकुलेट करते हो, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, जिसको आइंस्टाइन एनर्जी भी कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवोगैड्रोस नंबर ले लोगे, एससी बाई क्या ले लोगे? लैम्डा, ठीक है। बस फटाफट से वैल्यू रख लो यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.022, है ना। तुम 6 रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 6.02 गिवन है, ये रख करके सॉल्व कर सकते हो। 6.02 हटा लेना, आसपास तुम्हें क्लोजेस्ट वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 23, और प्लांक्स कांस्टेंट तुम्हें पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस किस में लेना है? अर्ग में लेना है, तो 27 रखोगे, ठीक है। और क्या बचा? सी की वैल्यू रखोगे, फिर किस में रखोगे? अगर तुमने इसकी वैल्यू अर्ग में रखी तो सी सेंटीमीटर में रखोगे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर हो गया। और लेमडा को तुम्हें लेमडा ही रखना है, ठीक है, लेमडा को लेमडा रखना है, ठीक। बस ये सब तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा 1.196 इंटू 10 टू द पावर 8, पावर्स को कैंसिल करते जाना, अपॉन लेमडा हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन ये भी था, लेमडा भी तुम्हें सॉल्व नहीं करना था, लेमडा के फॉर्म में ही बताना था, बस तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू रख देनी थी। पावर्स को तुम एक साथ, ये पॉजिटिव वाले पावर्स को एक साथ ऐड करके इससे माइनस कर लो, बस पावर जो बचेगा वो रख लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ 2 रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ का रिलेशन बताना है, λ1 एंड λ2, ठीक है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये E इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? hc बाई लेमडा, ठीक है। तो एनर्जी को E1 ले लिया तो यहाँ λ1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट ये तुमने रख लिया, और E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc बाई λ2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 ले लिया और इसको कर लो डिवाइड तुम, hc कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? E1 अपॉन E2 बचा इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1 बचा, है ना। और बस यहाँ E1 E2 की वैल्यू रख लो। E1 कितना है? 25 है, E2 की वैल्यू कितनी है? 50 गिवन है, इज इक्वल टू ये हो गया λ2 अपॉन λ1, ये हो गया 2 टाइम्स, तो 1/2 हो गया, इज इक्वल टू λ2, λ1 हो गया, तो λ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 λ2, तो λ1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ λ2, λ1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ λ2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मालूम ही होती है वैल्यू तुम्हें। द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रिक्वेंसी 8 इंटू 10 टू द पावर 15, है ना। देखो तुम्हें वैल्यू जो गिवन है इसकी प्लांक्स कांस्टेंट की जूल में गिवन है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो किस में गिवन है? मीटर में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा वेवलेंथ निकलेगा वो किस में निकलेगा? मीटर में निकलेगा, बट तुम्हें आंसर किस में पूछ रहे हैं? नैनोमीटर में, तो बस उसको तुम नैनोमीटर में चेंज कर लेना है ना, 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करके। तो चलो बस तुम्हें क्या करना है? फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा ही यूज़ करना है। अगेन यहाँ पे तुम्हें प्लांक्स कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई क्या कर लोगे? न्यू कर लोगे। सी हो गया तुम्हारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और न्यू क्या हो गया? 8 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। यहाँ से ये पावर कैंसिल कर लो, ठीक। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.375 इंटू 10 टू द पावर, ये देखो नीचे आएगा 7, ऊपर चला जाएगा -7, ठीक है। अब इसको तुम ये कर सकते हो कि 337.5 कर लिया और इंटू 10 टू द पावर -9 कर लिया, ठीक है। ये है तुम्हारा मीटर में, और इसी में अगर हम कर लेते हैं 10 टू द पावर 9, तो ये चेंज हो जाएगा किस में? नैनोमीटर में, ठीक है। पावर को कैंसिल कर लोगे, ठीक।
तो ये हो गया तुम्हारा आंसर लेमडा किस में 37.5 नैनोमीटर। अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या किया है, पावर 1 भी किया है ना, तो इसको तुम क्या कर लोगे 3.7 इंटू 10⁻1 कर लो, ठीक है, नैनोमीटर में, ठीक। और इसको हम राउंड ऑफ करके क्या मान सकते हैं, यहाँ पे रखते तो तुम इसे 40 मान सकते थे, क्योंकि क्लोजेस्ट जो है वो यही वैल्यू होती, बट यहाँ पर पावर 1 कर दिया है ना, तो पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 10⁻1, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक। चलो नेक्स्ट, फॉर गिवन एनर्जी E इज इक्वल टू 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल करेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ। तुम्हें वेवलेंथ बताना है, एनर्जी गिवन है, ठीक है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला प्लांक्स इक्वेशन लगा लो, E इज इक्वल टू एच बाई क्या कर लोगे, लैम्डा, ठीक है। और तुम्हें बताना है किसमें, नैनोमीटर में, तो तुम निकाल लो लैम्डा को किसमें, जूल में निकाल लो, लैम्डा को निकाल लो तुम मीटर में, उसको बाद में चेंज कर लेना किसमें, नैनोमीटर में, ठीक है। तो चलो लैम्डा निकालना है तुम्हें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Hc/E। सो यहाँ वैल्यू रख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 कर लिया, और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻, क्या रख लिया, 8, है ना। और एनर्जी की वैल्यू कितने गिवन है, 3.03 इंटू 10⁻⁻, कितनी गिवन है, 19, ठीक है। तो 19 और 8 ये कर लिया 27 हो गया, 27 34 से माइनस कर लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.6 इंटू 3, और पावर तुम्हारे पास बचेगा -7, और नीचे वैल्यू हो गई 3.03, ठीक है। बस इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.56 इंटू 10⁻⁻7, और ये आया है तुम्हारा किस में, मीटर में, है ना। इसको कर लो, 6 पॉइंट को शिफ्ट किया आगे, 656 इंटू 10⁻⁹ कर लिया मीटर में लेमडा की वैल्यू, और तुम्हें किस में बताना है, ये तुम्हें आंसर चाहिए किस में, नैनोमीटर में। सारे ऑप्शन किस में गिवन है, नैनोमीटर में, ठीक है। तो बस तुम क्या कर लोगे, 656 इंटू 10⁻⁹ और इसमें 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये नैनोमीटर में हो जाएगा, तो 656 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बस सीधे फॉर्मूले पे रखना था, कैलकुलेट करना था, एंड तुम्हें यूनिट को चेंज करना था, बस। ओके, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा ये पूछा हुआ है, बट तुम्हें ऑप्शन जो है ना बहुत मिक्स एंड मैच करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको तुम बिल्कुल जिस फॉर्मेट में तुम्हें ऑप्शन गिवन है ना, उस फॉर्मेट में पहले तो तुम वैल्यू रख लो, ठीक है। और एक बार में कैलकुलेट करके पहले एक वैल्यू को सभी ऑप्शन से चेक कर लो, मे बी कि तुम्हें एक ही से ऑप्शन करेक्ट मिल जाए, तुम्हें सारे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पैटर्न, देखो तुम क्या गिवन है, यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी एंड रेडियस, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में तुम्हें एनर्जी पहले गिवन है एंड रेडियस पहले गिवन है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो तुम पहले एनर्जी निकालोगे, रेडियस निकालो। दूसरी चीज़ कि तुम्हें क्वेश्चन में हीलियम एंड लिथियम गिवन है, सीक्वेंस जो है पहले हीलियम का दिया हुआ है फिर लिथियम का दिया हुआ है, बट ऑप्शन में तुम्हें पहले किसकी एनर्जी गिवन है, लिथियम की, देन हीलियम की गिवन है, ठीक है। तो तुम्हें यही करना है। सबसे पहले तो तुम यहाँ पे एनर्जी लिख लो, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी की वैल्यू तुम्हें दे रखे हुए हैं, कितनी दे रखे हैं, एनर्जी नहीं दी हुई है, ठीक है। तुम्हें बताना है किसमें, जूल में, ठीक। तो जूल में अगर बताते हो तो -2.19 इंटू 2.19 इंटू होता है तुम्हारा 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें क्या लेना होता है, एनर्जी की अगर बात करते हैं तो आता है यहाँ Z²/N², ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक, एनर्जी के लिए। और रेडियस के लिए इन्होंने वैल्यू दे रखी है, रेडियस के लिए क्या दे रखा है, R = A0 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, पिकोमीटर में बताना है, तो ये हो जाएगा 52.9, ठीक है। वैल्यू तो तुम्हें यही रखनी है। और फॉर्मूले में क्या लेते थे हम लोग, फॉर्मूले में लेते थे यहाँ पर N²/Z, ठीक है। ये पहली बात तुम क्लियर कर लोगे, इस फॉर्मूले को तुम्हें यूज़ करना है, ठीक। अब पहला कैलकुलेशन तुम्हें किसके लिए करना है, लिथियम के लिए करना है, क्योंकि हर ऑप्शन में देखो पहला तुम्हें लिथियम दिया हुआ है, पहली वैल्यू तुम्हें लिथियम की दी हुई है, ठीक है। तो पहले हीलियम करोगे फिर कंफ्यूज होगे, तो पहले क्या कर लो, लिथियम कैलकुलेट कर लो। ओके, तो देखो यहाँ पर एनर्जी ऑफ लिथियम कैलकुलेट करते हैं ना, लिथियम प्लस, ठीक है, लिथियम 2+।
तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, वैल्यू तुम यही रखोगे 2.19 इंटू 10⁻18, ठीक है। अब तुम्हें क्या लेना है जेड स्क्वायर। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 का क्या करना है तुम्हें स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 9, ठीक, अपॉन क्या रखोगे n स्क्वायर। किस ऑर्बिट की बात हो रही है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम 2+। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा -19.62 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये आएगा किस में, जूल में। जूल में तुम्हें बताना है इसको, ठीक। एनर्जी तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब रेडियाई भी तुम किसका निकालो, लिथियम 2+ का निकाल लो। तो रेडियाई निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, 52.9 लेना है और n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है, तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में 1 का स्क्वायर कर लिया अपॉन जेड एटॉमिक नंबर कितना रखोगे 3, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी कितनी, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 17.6, ठीक है, पिकोमीटर में, ठीक। तो पहले ये दो चीज़ें तुम चेक कर लो सारे ऑप्शन में, ठीक है। 19.62 इंटू 10⁻18 और 17.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखो तो -19.62 है, यहाँ तक तो सही है, इंटू 10⁻16 है, -16 नहीं चाहिए, -18 चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत तुम्हारा यहीं पर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में देखो एनर्जी ऑफ लिथियम -8.72 आ रहा है, नहीं, कितना आ रहा है, -19 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखो -19.62 इंटू 10⁻18, ठीक है, अभी तक करेक्ट है। और रेडियाई अगर लिथियम का निकालते हो तो 17.6, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, आगे भी ऑप्शन में चेक कर लो, हो सकता है इसमें भी तुम्हें वही मिले, तो फिर तुम एक और चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर देखते हो तो ये तुम्हारे पास कितना है, -8.72 इंटू 10⁻18 है, ये तुम्हारा यहीं पे गलत हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पहले तो तुम्हें लिथियम से ही सीधा सीधा ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि तुम हीलियम का भी निकाल करके चेक कर लो, तो हीलियम का निकाल के देख सकते हो तुम। एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस की अगर बात करते हैं तो -2.19 इंटू 10⁻18 हो गया, और तुम्हें क्या रखना है जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड हीलियम के लिए जेड क्या रखोगे 2 का स्क्वायर कर लोगे कितना हो जाएगा 4, और n की वैल्यू कितनी रखनी है तुम्हें 1 ही रखनी है, ठीक है। तो 4 2 8 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन, आंसर कितना हो जाएगा -8.72 इंटू 10⁻18, ठीक है, जूल में, ठीक। तो देखो इससे अगेन मैच कर रहा है ये, ठीक है। रेडियाई भी तुम चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, रेडियाई ऑफ हीलियम प्लस, तो रेडियाई के लिए तुम्हें क्या लेना है 52.9 लेना है और n का स्क्वायर करना है। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है तो 1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, z रखोगे कितना 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 26.4 पिकोमीटर, ठीक है। तो वैसे तुम्हारा कैलकुलेशन यहीं पर हो चुका है, यहीं पे तुम्हें डिफरेंस सारे ऑप्शन से पता चल गया है, ठीक है। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं थोड़ा सा और कंफर्म हो लेना चाहिए तो तुम हीलियम का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिए होते हैं, ऑप्शन में बिल्कुल आराम से समझना होता है कि किस पैटर्न से ऑप्शन दिया हुआ, उसी पैटर्न पे तुम सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन गिवन है, जो सीक्वेंस क्वेश्चन का है वो सीक्वेंस ऑप्शन का नहीं है ना। तो ज़्यादातर क्या होता है उस समय एग्जामिनेशन टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, पैनिक होते हो, तो ये सब गलतियाँ हो जाती हैं कि जल्दी जल्दी में ऊपर तुमने हीलियम का निकाल दिया फर्स्ट और यहाँ दिया हुआ है लिथियम का, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 for helium plus iron is -x जूल, ठीक है। अगर हीलियम प्लस के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की एनर्जी -x है, ठीक है, तो तुम्हें किसका बताना है, बेरिलियम 3 प्लस आयरन के किस स्टेट का बताना है, सेकेंड ऑर्बिट का बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हीलियम की। तो देखो हीलियम प्लस की अगर बात करते हो तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और n इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, राइट। और यहाँ पर तुम्हें बताना है एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस समथिंग जूल में होता है, तो तुम्हें किस में गिवन है, ये जूल में, x जूल में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू ले लेते हैं, मान लो जो वैल्यू थी जूल में 21.79 करके ये सारी, तो इसको हम मान लेते हैं RH कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। और ये होता था क्या तुम्हारा
एनर्जी अगर निकालते थे तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम ये वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। RH के फॉर्म में हम रख सकते हैं या कोई भी तुम कॉन्स्टेंट यहाँ पे मान सकते हो। तो माइनस हो गया ये RH, ठीक है। तो हीलियम की बात हो रही है तो z अपॉन n, z की वैल्यू कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर कर लोगे 4 और n की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना -4RH, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर बता रहे हैं, -x के बराबर बता रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताना है किसका, बेरिलियम 3+ का देखना है। तो बेरिलियम 3+ की बात अगर करते हैं तो देखो बेरिलियम 3+ के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। और किस ऑर्बिट की बात हो रही है, n = 2 की बात हो रही है, ठीक है। इसका निकालना है। तो इसके लिए एनर्जी तुम ये वाली एनर्जी 1 मान लो, इसकी एनर्जी मान लो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -RH रख लिया, RH एक कांस्टेंट मान लिया जो वैल्यू होती थी इसकी जूल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन तुम रखोगे z स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर लोगे 8 हो गया, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर जब करोगे तो 2 का स्क्वायर कर लोगे 4 हो गया, तो ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया तुम्हारा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो गया और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 4, राइट। तो अगेन तुम्हारे पास क्या हो गया -4RH हो गया, ठीक है, -4RH, ठीक। तो -4RH ये भी आ रहा है, -4RH ये भी आ रहा है, तो -4RH = क्या था, -x था, ठीक है। तो यहाँ पर भी -4RH = क्या हो जाएगा, -x जूल ही आएगा, मतलब सेम ही आ रही वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब हीलियम प्लस की वैल्यू -x है, जो कि जितनी वैल्यू हीलियम प्लस की आ रही थी उतनी सेम वैल्यू किसकी आ रही है, बेरिलियम 3+ की आ रही है। तो इसका मतलब है कि वही सेम वैल्यू इसकी होगी, यानी कि -x, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें n की वैल्यू क्या लेनी है 2, ठीक है। और हीलियम की बात हो रही है तो हीलियम के लिए z की वैल्यू तुम्हें क्या लेनी है 2, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर किससे कंपेयर करना है, रेडियस गिवन है, फिर किससे कंपेयर करना है, तुम्हें लिथियम से कंपेयर करना है। लिथियम के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये ध्यान रखना। और इसके थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो तुम रेडियस का फॉर्मूला लिख लो, r वैल्यू हटा करके a0 रख दिया हमने, और फॉर्मूले में क्या होता था n²/z, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो r1 रख लें = a0, और ये हो गया n1²/z1, ठीक है। और अगर लिथियम की बात करते हैं तो 2 मान लो इसे, a0 हो गया और ये हो गया n2²/z2, ठीक है। इसे डिवाइड कर लो, a0 कैंसिल कर लो, और हमारे पास फिर क्या बचेगा फॉर्मूला, देखो r1/r2, ठीक है। ये ध्यान रखना, r1 हम लोगों ने हीलियम के लिए लिया है, r2 हम लोगों ने लिथियम के लिए लिया है, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखो क्या बचा, n1/n2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, और z2/z1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर z2/z1, राइट। r1 मतलब हीलियम के रेडियाई की वैल्यू कितनी गिवन है 105.8 गिवन है, अपॉन ये तुम्हें निकालना है r2, ठीक है। और n1² मतलब हीलियम के किस ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकेंड की, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन लिथियम के किस ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड की, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, और Z2 मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ठीक है। ये करना है तुम्हें, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया 3, तो ये तुम कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 कैंसिल कर लोगे तो बचेगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा 105.8 और R2 हो गया, और यहाँ बचा हमारे पास कितना 2, और देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लेना, 3 कैंसिल कर लेना, 2/3 बचेगा, ठीक है। तो R2 क्या हो जाएगा 3 × 105.8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 158.7 पिकोमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ लिथियम जो है थर्ड बोहर ऑर्बिट का ये हो जाएगा, ठीक। तो 2 इक्वेशन बना करके तुम्हें सॉल्व करना था, ध्यान से वैल्यू रखनी है, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू द बोहर थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज द
लीस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। इसमें से तुम्हें लीस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन बताना है, ठीक। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू करके लिखते हो, बट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम देख लें तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो जिसमें n1 और n2 के बीच का डिफरेंस जो है वो कम हो, है ना, n2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा n1, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो n2 इज ग्रेटर देन n1 ही होता है। तो देखो यहाँ पर n1 की वैल्यू 6 है और n2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, 5 है और 4 है, ठीक, यहाँ पर 6 एंड 5 है, यहाँ पर 5 एंड 3 है। तो n2 किस में ग्रेटर है, n1 जो है तुम्हारा डिफरेंस तुम्हें देखना है, डिफरेंस किस में सबसे कम है, तो डिफरेंस जिसमें सबसे कम होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, लीस्ट एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन तुम्हें किसका सबसे कम दिखेगा, सी का, है ना। यहाँ 5 से 1 ज़्यादा है, ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी। 5 से 4 जा रहा है ट्रांजिशन, एनर्जी ज़्यादा होगी, इनकी भी ज़्यादा होगी। 5 से 3 तक में मतलब डिफरेंस यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस क्या है, तुम्हें कम दिख रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बस तुम यहीं से तुम सॉल्व कर सकते हो, n = 6 to n = 5, ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पर किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात अगर हो रही है तो Z की वैल्यू तुम क्या रख लोगे, 1 रख लोगे, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस यहाँ पर सपोज हमने RH कांस्टेंट रख लिया, जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z²/n², ठीक है। अगर हम फर्स्ट एनर्जी की बात करते हैं तो E1 मान लो इसको, और यहाँ N1 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है, एटम सेम है, इसलिए Z1 Z2 नहीं ले रहा है तुम्हें, ठीक है। और सेकेंड हमने ले लिया E2, सेकेंड एनर्जी तुम्हें निकालनी है, -RH रख लिया, और ये हो गया Z²/n2², ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, RH कैंसिल कर लो, Z तुम कैंसिल कर लो, तो वैल्यू तुम्हारे पास क्या बचेगी, E1/E2 इज इक्वल टू n2/n1², ठीक है। तो बस तुम्हें अब क्या करना है, ओके, तो तुम्हें E1 की वैल्यू गिवन है -328 और E2 तुम्हें निकालना है, राइट। अब देखो n2²/n1² है, तो n2 हमारे पास क्या है, फोर्थ बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। तो फोर्थ की बात हो रही है, तो 4 का स्क्वायर कर लोगे कितना, 16, और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट कौन सा था तुम्हारा, सेकेंड, n1 की वैल्यू क्या थी, सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, तो 4 4 = 16 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा E2 इज इक्वल टू -328 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 4, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लो तुम, ये तुम्हारा 4 8 ये गया और 4 2 ज़ा, ठीक है, तो -82 किलो जूल, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो सिंपल कैलकुलेशन था। चलो नेक्स्ट, सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द n = 4 to n = 1 इन अ हाइड्रोजन एटम विल बी, और तुम्हें आयनेशन एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन की एंड प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो पहले तुम्हें देखो क्या पूछना है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं और इसका रिलेशन तुम्हें किससे निकालना है, एनर्जी से। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E बाई H, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है और आयनेशन एनर्जी पता है, बट डेल्टा H तुम्हें चाहिए होगा, डेल्टा E की वैल्यू चाहिए होगी। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, जूल वाली वैल्यू ले लोगे, तो देखो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा कि 21.79 या क्या ले सकते हो, 21.8 ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2.18 पावर को हमने शिफ्ट कर दिया 21.8 ले करके इंटू 10⁻⁴ क्या कर लिया, -19, राइट। 1/n1² माइनस 1/n2² होता है, यहाँ Z² भी होता है, बट Z क्या रखोगे, हाइड्रोजन एटम में तो 1 रख लोगे, तो वो तुम हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n1² क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर कर लोगे, है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, -1/n2², 2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लोगे कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर 21.8 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, और ये आ जाएगा हमारा 15 डिवाइडेड बाई क्या 16, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.44 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, किस में, जूल में, ठीक। तो ये आ गई वैल्यू हमारी किसकी, डेल्टा ई की। अब तुम्हें क्या निकालना है, न्यू निकालना है, ठीक है। तो बस अब तुम्हें सीधे से न्यू का फॉर्मूला रख लो यहाँ पर। डेल्टा ई की जगह तुम क्या रख लोगे, 20.44 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट रख लोगे, 6.6 रख लो इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। बस तुम इसे सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 3.0। पावर को कैंसिल कर लेना है ना, पावर कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, अगर इस फॉर्म में सॉल्व करते तो 0.308 समथिंग करके आएगा 10⁻ तुम्हारा 16। देन क्या कर लोगे, पॉइंट को शिफ्ट कर लो तो ये हो गया 3.08 इंटू 10⁻, कितना 15 बचेगा हमारे पास, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक। तो बस सिंपल सा था, इसमें दो फॉर्मूला तुम्हें यूज़ करना था, एनर्जी का एंड देन फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, ठीक है। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये भी चेक कर लो, थर्ड सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी अगर देखते हो किसी भी ऑर्बिटल की तो क्या होती है, इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ना, Z²/n², ठीक है। तो n और z की वैल्यू तुम चेंज कर लेते हो एटम और ऑर्बिट को देख करके, राइट। सो यहाँ पर एनर्जी गिवन है सेकेंड ऑर्बिट की, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट की होगी, है ना। तो तुम्हें क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट, मतलब सेकेंड ऑर्बिट की ही काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n² होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बस यही साइन तुम्हारा चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है 13.6 Z²/n², ठीक है। तो देखो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, वैल्यू तो सेम ही सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी की वैल्यू जो भी होगी, साइन उसका जो होगा वो चेंज करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू एनर्जी की वैल्यू -3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, +3.4 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रिक यूज़ करके तुम कर सकते थे, अदरवाइज तुम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये फॉर्मूला रखोगे, n की वैल्यू रखोगे, z की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ सिंपल तुम्हें साइन चेंज करना था यहाँ पे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज, ठीक है। ओके, तो तुम्हें यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहे हैं, है ना, और तुम्हें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक। और किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ये सारे मेन पॉइंट है इसमें जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, इसी से सॉल्व करोगे। तो देखो गिवन है तुम्हें रेडियस और पूछ रहे हैं तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो रेडियस और डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें सीधा एक फॉर्मूले से नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ फॉर्मूले कंबाइन करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं तुम्हें यहाँ पर, तो वो ध्यान से समझ लो। ऑफकोर्स रेडियाई का फॉर्मूला तो यूज़ करना ही है तुम्हें, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू यहाँ पर देखो पिकोमीटर में गिवन है तो यही वैल्यू रख लेते हैं 52.9, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता था, n² क्या लेते थे, z, ठीक है। तो z तुम चाहो तो हटा लो क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 52.9, और अभी के लिए हम n² ले लेते हैं, है ना, बाद में लास्ट में जाकर के इसकी वैल्यू को रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मे बी कि ये कैंसिल हो जाए। तो पहला इक्वेशन तो हमने ये लिया, दूसरा इक्वेशन तुम क्या ले लोगे, एंगुलर मोमेंटम ले लो, mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh/2π। तो
तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एम वी क्यों ले रहे हैं ये अभी तुम्हें बताते हैं, है ना। देखो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि एम वी हम लोग कहीं ना कहीं डी ब्रोगली वेवलेंथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी के टर्म में निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ से हमने आर क्या कर लिया, नीचे कर लिया, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी 1 मान लो इसे तुम, और दूसरी इक्वेशन ये ले लो 2, राइट। सो अब हम थर्ड इक्वेशन लेने जा रहे हैं जिसमें हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को यूज़ करना है, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। देखो याद करो ये फॉर्मूला होता था, एम वी की जगह हम लोग मोमेंटम पी भी ले सकते थे, और अगर लाइट की वेलोसिटी हो, ठीक है, तो सी वी की जगह सी भी ले सकते थे, ठीक। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम लैम्डा निकालना है तुम्हें, एम वी की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लो, ये थर्ड मान लो इसे, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड कर लो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इवन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ले लो तुम। कैसे, चलो पहले सेकेंड को इसमें पुट करते, तो एम वी की वैल्यू ये वाली जो है ये उठा करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर डालते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी की जगह हम क्या रखेंगे, एन एच, ठीक है, और अपॉन 2 पाई आर है, तो अपॉन को हम कहाँ डाल देंगे, 2 पाई आर, ये हमने ऊपर डाल दिया, राइट। सो देखो यहाँ पर ये हो गया, और अब क्या करो, एक लाइन और ले लो, यहाँ से तुम एच तो कैंसिल कर लो, ठीक है। और क्या कर सकते हो तुम कि आर की वैल्यू जो है उठा करके ये वाली डाल दो, ठीक है, समझ गए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बचा हुआ है हमारे पास 2 पाई, ठीक है। आर की जगह में क्या रखना है, ये रखना है 52.9, और यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन स्क्वायर अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमने सॉल्व क्यों नहीं किया था, यहाँ पे नीचे है एन, ठीक है। तो ये एक एन कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर। सो देखो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ तुम देख लेना, तुम्हारे ऑप्शंस जो दे रखे हैं, एक ऑप्शन जिसमें है कि पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व की हुई है पिकोमीटर में, है ना, और दो ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं जिसमें पाई को सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो तुम पहला कैलकुलेशन ऐसा ही कर लो जिसमें पाई को कैलकुलेट ना करो, हो सकता है तुम्हें आंसर मिल जाए, और अगर नहीं मिलता देन तुम पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व करके ये और ये ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पाई की वैल्यू पहले ना रखो तो मे बी तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, अगर इसमें ऑप्शन तुम्हें मिल जाए तो, ठीक है, अदरवाइज तुम्हें सॉल्व तो करना ही है। तो यहाँ पर हमने पाई को अलग कर लिया, तो 2 × 52.9 कर लिया, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले लो और पाई को कर लिया साइड में, ठीक है। तो जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देखो 211.6, और पाई को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाई को पाई ही रखोगे, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा आएगा, और इसको चेक कर लो कि पाई के फॉर्म में अगर आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो तुम पाई की वैल्यू रख करके 3.14 रख करके फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लो, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो समझ गए, तो ये सीधा सा न्यूमेरिकल नहीं था, सीधा फॉर्मूला नहीं यूज़ करना था, इसमें 3 फॉर्मूले हम लोगों ने यूज़ किए हैं, एक रेडियस का फॉर्मूला यूज़ किया है, एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ किया, और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज़ किया। 3 फॉर्मूले यूज़ करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि मैम डेरिवेशन आता है कि नहीं आता है, डिराइव हम क्यों करें, डेरिवेशन को क्यों यूज़ करें, तो बेटा यहीं के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप डिराइव करके कोई फॉर्मूला नहीं लेकर के आते हो, मोस्टली नीट के बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूले रट लेते हैं, है ना, उनको लगता है कि डेरिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह के जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे डेरिवेशन की ज़रूरत होती है ना, अगर तुमने डिराइव नहीं किया तो ये सारे फॉर्मूले तुम मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर तुम्हें क्या करना होता है, जितने भी फिजिकल के तुम डेरिवेशन देखो तो ट्राई करो कि उसको सबको डिराइव करके फॉर्मूला ले करके आओ, जिससे तुम्हें फॉर्मूला ईजिली तैयार भी हो जाता है, अदरवाइज तुम रट रहे होते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.66 kg बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। तुम्हें क्या पूछ रहे हैं, वेवलेंथ पूछ रहे हैं, राइट। और तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है मास, ठीक है, मास ऑफ बॉल गिवन है, और क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। स्पीड का मतलब क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो बस सीधा सा तुम्हारा फॉर्मूला क्या यूज़ होने वाला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो तुम्हें बताना है लैम्डा, तो एच की वैल्यू क्या रखोगे, देखो आंसर तुम्हें मीटर में है तो ये जूल में रखो, 6.6 × 10⁻34, और मास कितना गिवन है, 0.66 है, और
वेलोसिटी कितनी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो ये तुम्हारा 100 तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, पॉइंट शिफ्ट करोगे 10⁻² होगा, ये 10⁻² हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या करो तुम, 66 को कैंसिल करना चाहते हो तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये 66 हो गया, ये -35 हो गया, है ना। तो बस तुम्हारा ये 66 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 1 × 10⁻⁻35, है ना। सीधा सीधा सा कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं था इसके, बस तुम्हें पावर्स को ध्यान देना था, यूनिट का ध्यान रखा करो इसमें, यूनिट को तुम्हें सेम करके रखना है। उसके बाद से देखो नंबर इतना सिंपल सा दिया हुआ था कि इजीली ये कैलकुलेट हो जाता, सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करके पावर को कैंसिल करके। तो इस तरह के पावर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं। पावर्स को सबसे पहले तुम ले लो जिसमें ये इजीली कैंसिल हो जाए, वैल्यूज छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, मीटर में है ये, कौन सा, सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में भी कोई बात नहीं थी, फॉर्मूले में भी कोई ट्विस्ट नहीं किया था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन था और कोई यूनिट भी तुम्हें चेंज नहीं करनी थी, ठीक है। ओके, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम देख लो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, राइट। अभी हमें क्या करना है, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v कर लेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4π, है ना। तुम इक्वल टू लेकर के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हें क्या कह रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, है ना। तो मोमेंटम और वेलोसिटी को कर दिया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, ठीक है। यानी कि ये है तुम्हारा मोमेंटम, इसको भी हम क्या लिख लेंगे, मतलब पोजीशन को क्या करना है तुम्हें, बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p करना है, ठीक है। तो यानी डेल्टा p क्या होता था, m डेल्टा v हो रहा है, तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या कर लेना है, m डेल्टा v कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम m डेल्टा v करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, m डेल्टा v की पावर क्या कर लोगे, 2 कर लोगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4π, राइट। अब तुम इधर से पावर हटा लो तो क्या हो जाएगा m डेल्टा v इज इक्वल टू, इधर क्या कर दोगे, रूट कर दोगे h/4π, ठीक है। तो 4 को तो तुम बाहर कर लो और तुम्हें किस टर्म में बताना है, वेलोसिटी के टर्म में बताना है, तो m को भी तुम्हें इधर करना होगा, ठीक है। तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, देखो 4 भी रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है। बाकी रूट में रहेगा क्या h/π, ठीक। तो बस ये वैल्यू तुम चेक कर लो, h/π, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ गए, तो डेरिवेशन ही डिराइव ही करना था, वैल्यू कोई कैलकुलेट नहीं। ओके, सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तुम्हें क्या गिवन है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम गिवन है ना, डेल्टा p की वैल्यू गिवन है और तुमसे क्या पूछ रहे हैं, द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, तुम्हें क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पर ध्यान रखना कि पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा p, और डेल्टा p का वेलोसिटी से रिलेशन क्या हो जाता है, m डेल्टा v, ठीक है। तो बस तुम्हें इतना ही फॉर्मूला यूज़ करना है, तुम्हें पूरा हीजनबर्ग का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है क्योंकि पोजीशन की बात की गई है बट पोजीशन गिवन है नहीं यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसमें इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो तुम्हें बताना है डेल्टा v, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा p डिवाइडेड बाई m, बस इतने ही वैल्यू रखनी है तुम्हें। पोजीशन कितने गिवन है, 10⁻18 गिवन है और मास कितना गिवन है, 9 × 10⁻28, 9.1 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, ठीक है। तो अगर 18 को कैंसिल करते हो तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 10 बचा नीचे -10, ठीक है। 10 को ऊपर लेकर के चले जाओ, +10 हो जाएगा,
10 से 1 0 इधर बोरो कर लो तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 9, तो 10 डिवाइडेड बाई 9 तो लाइक 1.1 समथिंग कुछ आएगा, तो सीधा तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 ले सकते हो इंटू 10 टू द पावर कितना 9 बचेगा, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन था, बट हाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता था क्योंकि पोजीशन की बात हो रही थी, मोमेंटम की बात हो रही थी, सारे टर्म्स जो हैं वो हीज़ेनबर्ग के यूज़ हो रहे थे, बट पूरा फॉर्मूला हीज़ेनबर्ग का यूज़ नहीं हो रहा था, सिर्फ मोमेंटम के फॉर्मूले से काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब तक तुम्हें रट ही गया होगा, है ना, नहीं भी गिवन हो तो तुम खुद से रख सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट भी तुम्हें पता ही है। द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन द डिस्टेंस ऑफ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब है कि ये तुम्हें पोजीशन बता रहे हैं और आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है, तो इसको तुम सबसे पहले तो मीटर में चेंज कर लेना क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो जूल केजी इसी फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर x तुम्हारा गिवन है कितना 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसको जल्दी से चेंज कर लेंगे, कितना 0.1 को तुम 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। इसको हम अगर ये कर लें कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, तो ये भी चलेगा, ठीक, क्योंकि 0.1 गिवन था, है ना, इसको हमने 1 कर लिया, ये हो गया तुम्हारा। अब बाकी सारी चीज़ें गिवन हैं, फटाफट से फॉर्मूला रखोगे डेल्टा x, तुम्हें क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो m डेल्टा x मोमेंटम रखने की ज़रूरत नहीं है, m डेल्टा v कर लोगे इज इक्वल टू क्या कर लो h/4π, बस अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है। h अपॉन क्या हो गया 4π और m डेल्टा x रख लिया, ठीक है। तो वैल्यू रख लो यहाँ पे ओके, तो वैल्यू रखो फटाफट से 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 4, और पाई की जगह 22/7 रख लिया। मास जो है वो 9.19 रख लो इंटू 10 टू द पावर -31 kg हो गया, और क्या बचा तुम्हारा डेल्टा x, हम लोगों ने क्या निकाला था 10 टू द पावर -11 रख लो इसे 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना कि सारे पावर्स को एक साथ लेकर के कैंसिल कर लो, ठीक है। उसके बाद से जो वैल्यू तुम्हें दिख रही है उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर तुम पॉइंट शिफ्ट करो, देखो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाता है। यहाँ से इधर से पॉइंट शिफ्ट कर लो, तो इसको 35 कर लिया, 35 हो गया, 42 से तुम 35 माइनस कर लो, ठीक है, 7 और 3 से 3 गया 0, ठीक है। तो 10 टू द पावर तुम्हारा बचेगा प्लस का 7 हो जाएगा, नीचे बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तुम ये याद रखो 7, ये पूरे पावर्स को कैंसिल करते हुए, ठीक। और क्या तुम कैंसिल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल करो तुम किससे 3 से, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है, ये 3 3 ज़ा हो गया, राइट। अब ये 22 तुम पूरा कैंसिल कर लो, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बचा, वही बचा है तुम्हारे पास, ऊपर 7 बचा हुआ है और नीचे बचा है 4 और 3, और नीचे पावर बचा था 10 टू द पावर -7, ऊपर जा कर के क्या हो गया 10 टू द पावर 7 हो गया, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व कर लो। सो इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.583 इंटू 10 टू द पावर 7, जिसे तुम लिख सकते हो 5.83 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो देखो क्योंकि 0.5 के फॉर्म में कोई आंसर नहीं है, तो अब ये 0.579, हम लोगों ने काफ़ी वैल्यूज़ थोड़ी राउंड ऑफ की हैं, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगी वैल्यू। तो 5.83 इंटू 10 पर किसके क्लोज जा रहा है, 5.79 के क्लोज आ रहा है इंटू 10 पर 6, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, मैच द लिस्ट है, ठीक है। ये अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वांटम नंबर्स का, ठीक है, डिटेल में अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये फटाफट से तुम सॉल्व कर सकते हो। सो देखो फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, ML MS और ये है तुम्हारा L, ठीक है, और ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो तुम्हारा ML जो है ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, MS जो हो गया ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, और L जो है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और N जो है वो क्या हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा ओरिएंटेशन बताता है, तो ए का थर्ड होगा। तुम मैच कॉलम को ऑप्शन को चेक करते चलना, हो सकता है एक दो में ही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, नहीं मिलता है तो आगे तुम बढ़ते जाओ, वैसे तुम्हें सब पता ही है इसके बारे में, ठीक है। एमएस जो है ये ओरिएंटेशन और स्पिन इलेक्ट्रॉन बताता है, यानी कि ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, दो ऑप्शन में है तो डी और ए तो हटा ही दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे, ठीक। एल जो है वो बताता है तुम्हारा शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना फर्स्ट, तो यहीं पे तुम्हारा आंसर टिक कर सकते हो, शेप ऑफ ऑर्बिटल बी ऑप्शन तुम टिक कर सकते हो। बट अगर एन देखना चाहो तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा A3, B4, C1 एंड D2, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो क्वांटम नंबर्स अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जितना इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, पीछे की थियरी पोर्शन है, उतने ही इम्पोर्टेंस रखता है क्वांटम नंबर्स का पोर्शन, ठीक है। तो हर साल इससे एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो तुम्हें क्या बताना है, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्शन जो होता है मोस्टली कहाँ पर होता है, एन और एल में चेक कर दो, एन और एल की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए और एल की वैल्यू ग्रेटर नहीं होनी चाहिए एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर सभी में ये चीज़ें ठीक हैं, मतलब एन और एल की वैल्यू परफेक्ट है, तो तुम क्या चेक कर सकते हो, एल और एम की वैल्यू चेक कर सकते हो। तो एम की वैल्यू जो है वो नंबर में ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, साइन की बात नहीं करें, नंबर में ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, किससे, एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो ऐसे तुम चेक करते चलो। तो n इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 3 हो सकता है, और एल इज इक्वल टू 3 है तो m इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 हो सकता है, और स्पिन क्वांटम नंबर -1 हो सकता है, पहला करेक्ट है। n इज इक्वल टू 5 है तो l इज इक्वल टू 2 हो सकता है, इससे कम तो वैल्यू हो सकती है। m इज इक्वल टू -2, -1, +1, अच्छा -2, -1 और यहाँ पर 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही लग रहा है, +1, +2, +3, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी अगर मिसप्रिंट नहीं है तो आगे तुम ऑप्शन चेक कर लो। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2 ये हो सकता है, और स्पिन क्वांटम नंबर +12 हो सकता है, c सही है। n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक हो सकता है, और स्पिन क्वांटम नंबर +12 हो सकता है। इसका मतलब बी ऑप्शन ही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, बिल्कुल सही बात है, 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z पे ये डिपेंड करता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट within a atom is proportional to the orbital wave function, नहीं, orbital wave function के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ये सब कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तभी फटाफट से सॉल्व कर पाते हो, अदरवाइज टाइम टेकन होता है ये। द रिलेशन बिटवीन द एन एम द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए तुम्हें वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला जो होता है वो डायरेक्ट नहीं गिवन है तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर दिया हुआ है, एल की वैल्यू तुम्हें अगर गिवन है तो कितने एम की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पर एन एम के फॉर्म में ही अगर तुम देखो तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2l + 1, ठीक है। ऐसा तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीधा सा फॉर्मूला देखा हुआ है, ठीक है। बट तुम्हें इस फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, तो इस फॉर्म को रीअरेंज किया गया है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर 2l ले लेते हैं तो ये इज इक्वल टू nm -1 हो जाएगा, और l इज इक्वल टू देख लो तो ये क्या हो जाएगा, nm -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सीधा दिया होता जैसे तुम याद करते हो तो तुम्हें ये फॉर्मूला मिलता, बट सीधा गिवन नहीं है ना, तो तुम्हें चेक करना है। तो NL कौन सा फॉर्म ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे पूछ रहे हैं द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ऑल द 5D और ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन
कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। नहीं, साइज में तो डिफरेंट नहीं आएगा, है ना। तो 5D के 5 जो ऑर्बिटल्स होंगे dx y y z z x x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, है ना, और 4D के भी वही सेम होंगे, ठीक है। ऑल द 5 बी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। ये भी सही है, सेम ही होंगे, शेप तो सेम ही होगा ना, dx y dy z dz x सेम ही शेप होता है, ठीक है, चाहे वो 3D का लो 4D का लो। In an atom, all the 5D orbitals are the equal in energies in free state। बिल्कुल सही बात है। 3D के अगर सारे ऑर्बिटल्स लेते हो, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था, CFT में, क्रिस्टल फील्ड थियरी में, कि 5D जितने भी मतलब D ऑर्बिटल्स की पांचों ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, जिनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जब लिगेंड्स अप्रोच करता है तो एनर्जी स्प्लिट होती है, ठीक है, तब तक तो सेम ही होती है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। द शेप ऑफ dxy yz एंड dzx ऑर्बिटल सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, टू ईच अदर, एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। ये सही नहीं है, क्योंकि dz स्क्वायर जो है ये सिर्फ अलॉन्ग द z एक्सेस होता है, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो अलॉन्ग द x एक्सेस एंड y एक्सेस होता है। तो डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4D 5P 5F एंड 6P ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें क्या बताना है, एनर्जी के ऑर्डर में इन ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी के लिए तुम सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या ले सकते हो, n+l, जिसके n+l की वैल्यू ग्रेटर होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर दो ऑर्बिटल के n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो वहाँ पर फिर n से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स यहाँ लिख लो, 4D है, तुम्हारे पास 5P है एंड 5F है एंड 6P है, ठीक है। n+l लोगे इसके लिए तो 4 + 2 कितना हो गया 6, इसके लिए लोगे तो 5 + 1 ये भी हो गया 6, ठीक है। इसके लिए लोगे तो 5 + 3 तो 5 + 3 8, राइट, और यहाँ पर लोगे तो 6 + 1, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 7, ठीक। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 8 नंबर जिसका है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कौन सा, ये हो गया तुम्हारा 5F सबसे ग्रेटर, देन हो गया तुम्हारे पास 7 का मतलब 6P। अब इसके बाद से देखो दो नंबर सेम हो रहे हैं, 6 6, तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आ जाएगा तुम्हारा 5P एंड देन लास्ट में हो जाएगा 4D, ठीक है। बस ये तुम चेक कर लो। तो 5F 6P 5P एंड 4D कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स, ठीक है। एंगुलर नोड्स जो होता है वो एंगुलर नोड की अगर बात करते हैं तो ये इज इक्वल टू L होता है, और टोटल नोड्स की अगर बात करते हो, टोटल नोड्स ये इज इक्वल टू क्या होता है n-1, ठीक है। तो देखो 3 एंगुलर नोड्स आने चाहिए, ठीक। तो P के लिए अगर बात करते हो तो P के लिए क्या हो जाएगा, कितने एंगुलर नोड्स बनेंगे, 1 एंगुलर नोड्स बनेगा, ठीक है। D के लिए अगर बात करोगे तो कितने एंगुलर नोड्स बनेंगे, 2 एंगुलर नोड्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि L के बराबर होगा, है ना। F के लिए अगर बात करते हो तो कितने एंगुलर नोड्स बनेंगे, 3 एंगुलर नोड्स बनेंगे, है ना। तो 3 एंगुलर नोड्स किस में बनेगा, F के लिए, तो 3 तुमसे पूछ रहे हैं तो यही तुम टिक लगा सकते हो, ठीक है। और n-1 की भी वैल्यू तुम चेक कर सकते हो, n की वैल्यू है 4 और 1, 4 - 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर भी 4F के लिए अगर बात करते हैं तो F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 3 एंगुलर नोड्स बनेगा, और n-1 की बात अगर करते हो तो 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू कितना 3। तो 3 एंगुलर नोड्स और 3 टोटल नोड्स किस में बन रहे हैं, 4F में, डायरेक्ट फॉर्मूला था ये, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है तुम्हें ये बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा E इंटू डेल्टा T इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, क्योंकि
हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली, अगर नहीं बताया गया होगा तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई होता था, राइट। इसके अलावा अगर तुम फॉर्मूला पढ़ते हो तो मोमेंटम को तुम ओपन कर लेते हो, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हो, एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। बट एक फॉर्मूला ये भी होता है डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है ये फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। जनरली जो तुम फॉर्मूला यूज करते हो जिस पे तुम न्यूमेरिकल लगाते हो वो ये वाले फॉर्मूले होते हैं, बट तुम्हें ये भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम रॉन्ग बता सकते हो, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज इन एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। बिल्कुल सही बात है कि अगर तुम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेते हो, हाफ फिल्ड का मतलब क्या होता है, P में 3 इलेक्ट्रॉन लो, D में 5 इलेक्ट्रॉन लो या F में 7 इलेक्ट्रॉन लो। फुल फिल्ड ऑर्बिटल की बात अगर करते हैं तो P6 D10 एंड F14। ये ऑर्बिटल जो होते हैं स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होती है इसमें, ठीक है, और सिमेट्री भी होती है, बैलेंस अरेंजमेंट होता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तुम्हें रॉन्ग स्टेटमेंट चेक करना है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो यहाँ पर 2s की एनर्जी जो होती है वो 2p से कम होती है, सभी को पता है, हर जगह हर केस में। बट यहाँ पर क्या तुम्हें दे रखे हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 2s एंड 2p की एनर्जी अगर कंपेयर करते हो तो 2s की एनर्जी कम नहीं होती है, किससे, 2p से इक्वल, नियरली इक्वल ही होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही तुम्हें बताना था, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। डी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी ही होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन यही होता है ना। एच अपॉन पी भी कह सकते हो, एम वी की जगह मोमेंटम हो सकता है ना। एम यहाँ पर क्या है, मास है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तुम्हें इनकरेक्ट बताना था, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, तो सी ऑप्शन तुम्हारा इसमें सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1, है ना। यानी कि बात हो रही है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं, 3p के अगर एक ऑर्बिटल को तुम लेते हो, एक ऑर्बिटल का मतलब हो गया या तो तुम px लो या py लो या pz लो, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में तुम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो, 2 फिल कर सकते हो, ठीक है। तो 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें समझना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विल हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस। तो देखो d ऑर्बिटल का अगर तुम्हें शेप याद हो तो dxy, dyz एंड dzx जो होता है वो इन बिटवीन एक्सिस होता है ना, इन बिटवीन एक्सिस। बाकी जो ये dx, dy, dz बनते हैं वो इन बिटवीन एक्सिस बनते हैं। दो ऑर्बिटल जो है, एक तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो अलोंग द एक्सिस बनता है ऐसा, ठीक है, और dz स्क्वायर जो होता है वो अलोंग द z एक्सिस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलोंग द एक्सिस की बात हो रही है, जो कि क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो ऑर्बिटल्स हैं जो अलोंग द एक्सिस बनते हैं, बाकी 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो इन बिटवीन एक्सिस बनते हैं, ठीक है। तो देख लो, चेक कर लो कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो शेप जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करना होता है तुम्हें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके जो तुम्हें याद रखना है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको बताओ तुम कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश करोगे, क्योंकि n की वैल्यू तो सेम होगी, l की वैल्यू भी सेम होगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट, m की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। सीधा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
which is the correct order increasing energy of the listed orbital in the atom of titanium। ठीक है, देखो टाइटेनियम का तुम चाहो तो पूरा ही कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, बट यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन कहाँ से दे रखे हैं, 3s 3p 3d 4s है ना, इसमें दे रखे हैं। तो तुम ऐसा कर सकते हो 22, ठीक है। तो 22 अगर देखते हो, देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं आर्गन 18 तक ले लेते हो तुम, आर्गन 18, ठीक है। तो 18 के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, 4s के बाद क्या आएगा 3d, ठीक है। और 4s से पहले तुम्हारा क्या होगा 3p, तो 3p 3s 3p, हाँ ठीक है। अगर आर्गन तुम नहीं लेते हो तो यहाँ पर देखो, क्योंकि आर्गन के बाद का नहीं गिवन है, 3s 3p से भी गिवन है, तो ऑप्शन तुम ऐसे देखो, ऐसा करो तुम पूरा ही बना लो। 22 का अगर बनाते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तुम्हारा आर्गन हो गया, ठीक है। तो थर्ड शेल से कॉन्फ़िगरेशन या जितने भी ऑप्शन गिवन है वो दे रहे हैं, तो थर्ड सेल से स्टार्ट कर लो। तो 3s2 3p6 हो गया, देन क्या आता है बताओ, 4s2 एंड देन 3d2, ठीक है। तो सीक्वेंस अगर ऑर्बिटल्स का देखते हो तो 3s आया, देन 3p आया, देन 4s एंड 3d, 3s 3p 4s 3d, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो पूरा ही बना के देख लेना, आर्गन से अगर बनाते तो ये 2 ऑर्बिटल छूट जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, d इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें देखना, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है, क्या पूछना चाह रहे हैं ये बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, d में जितने इलेक्ट्रॉन्स है इस कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है, Fe2+ कॉन्फ़िगरेशन के d में जितने इलेक्ट्रॉन्स है इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये कह रहे हैं कि d में जो इस Fe2+ के d में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, उतने इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किस में नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, तो पहले तो हम Fe का Fe26 नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है 3d एंड 4s, इससे पहले तुम आर्गन ले सकते हो, 4s2 हो गया, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और यहाँ पर बात हो रही Fe2+ की, तो क्या है अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास 3d6, ठीक है। तो यहाँ पर d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बात अभी 6 इलेक्ट्रॉन की होगी, राइट। सो देखो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें क्या कह रहे हैं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में देखो d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe है ना। अगर Fe के d इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो Fe के d में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है ना, और Fe2+ के भी d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। और तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इसके जैसे इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है। तो ये तो इसके जैसा इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। अब सेकेंड देखो, p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 10, ठीक है। तो नियॉन की अगर बात करते हैं, बी ऑप्शन अगर लेते हो नियॉन, ठीक है, तो नियॉन की अगर बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p कितना 6, ठीक है। और इसके किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं p, तो देखो p में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि Fe2+ के भी d में कितने हैं 6, मतलब 6 और 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए सेम हो गए, मतलब कि इसके जैसा इलेक्ट्रॉन इसके p में भी है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तुम्हें वो वाला ऑप्शन बताना है जिसमें इसके जैसे इतने इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये था तुम्हारा बी ऑप्शन है ना। सी की अगर बात करते हैं तो सी में क्या कह रहे हैं, एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, ठीक है। तो एस इलेक्ट्रॉन इन Mg अगर तुम देखो तो ऐसे अगर तुम इंस्टेंट देखोगे तो तुम्हें ऐसा ही फील होगा कि Mg, अगर एस की बात करते तो एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर देखो करना क्या है, Mg का कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 12 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब s के पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करो तुम, s के पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा, 2 4 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे 6, यानी कि Fe2+ की d में 6 इलेक्ट्रॉन है और s में पूरे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। अब आ जाते हैं क्लोरीन के p के इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुम देखो तो क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन बना लो 1s2 2s2 2p कितना हो गया 6, अगर तुम टोटल p भी काउंट करते हो तो भी p ज़्यादा ही हो जाएंगे, अगर लास्ट का भी तुम चेक करते हो तो भी तुम्हें इसके इक्वल नहीं मिलने वाला है, 2p6 हो गया, 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगर सिर्फ इस p की बात करें तो p में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके d में कितना है 6 है, ठीक है। और अगर तुम टोटल p की बात करते हो तो 5 और 6
11 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं इसके पास 11, जबकि इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तुम्हें फिर से क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+, डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में नहीं है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पी में नहीं है, किस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ गए। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान से समझना था इसमें, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते थे, राइट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, सीधा सीधा सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम का। क्या है वो फॉर्मूला, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर लेते हो तो ये हो जाता है √L+1, ठीक है। और h/2π होता है, h/2π, और h/2π को तुम क्या लिख सकते हो, देखो L+1 और h/2π को कट h लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर h/2π नहीं गिवन है, सारे ऑप्शन में तुम्हारे पास कट h है, तो यहाँ पर कट h ही रखोगे तुम। और L की वैल्यू डी ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, ठीक है। तो बस अब तुम सीधे फॉर्मूले में रख लो, 2 हो गया, 2+1 हो गया, है ना, ये हो गया कट h, और ये हो गया 3 और 6 √6, ठीक है। तो √6 देख लो किसमें, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं तुमसे, ठीक है, दैट कैन बी द आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ओके, तो देखो मैक्सिमम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं तुमसे, ठीक है, दैट कैन बी द आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ओके, तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 है, 3 मतलब का थर्ड शेल हो गया, l इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया p, और m इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया -1, 0+1 होता था, ठीक है। तो -1 होता था x और ये होता था 0 क्या y, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कही जा रही है, 3py की बात हो रही है, ठीक है। तो 3py का मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है ना, पूरे p की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो 3py सिर्फ एक और एक ऑर्बिटल है, ठीक है। ध्यान से इसको सॉल्व करना, इलेक्ट्रॉन ना समझ लेना कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं या पूरा टोटल ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एक ही ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं तुमसे, ठीक है, दैट कैन बी द आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ओके, तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 है, 3 मतलब का थर्ड शेल हो गया, l इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया p, और m इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया -1, 0+1 होता था, ठीक है। तो -1 होता था x और ये होता था 0 क्या y, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कही जा रही है, 3py की बात हो रही है, ठीक है। तो 3py का मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है ना, पूरे p की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो 3py सिर्फ एक और एक ऑर्बिटल है, ठीक है। ध्यान से इसको सॉल्व करना, इलेक्ट्रॉन ना समझ लेना कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं या पूरा टोटल ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एक ही ऑर्बिटल होगा। 1 and 6s2, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जब तुम F कॉन्फ़िगरेशन, F ब्लॉक पढ़ रहे होते हो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में इनको अलग से ही तैयार करते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है इन अ सब शेल विथ L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4। N इज इक्वल टू 4 का मतलब हो गया फोर्थ शेल की बात हो रही है, L इज इक्वल टू 3 का मतलब F। तो 4f में अब तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन बताना है, तो f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल सा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम एटम, एटॉमिक नंबर 37 भी तुम्हें दे दिया है, रुबीडियम भी बता दिया है। अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, अगर तुम्हें अल्कली मेटल याद है ना, जब तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल सीक्वेंस से तुम तैयार करते हो कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम इसका बहुत ही आसानी से बता सकते हो। देखो मैं तुम्हें सिंपल ट्रिक बताती हूँ, लिथियम के नीचे होता है सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे यहाँ पर होता है रुबीडियम, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं पता है तो तुम सिर्फ लास्ट शेल से बता सकते हो। इसका देखो मैं इसका पूरा बना दे रही हूँ, 1s2, 2s
1, ठीक है। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन जब तुम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है, ठीक है, सिर्फ एक शेल बढ़ रहा होता है, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3s1, यहाँ क्या हो जाएगा 4s1 और यहाँ क्या हो जाएगा, बाकी के कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा 5s1, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर होगा, इसके सारे क्वांटम नंबर्स तुमसे पूछ रहे हैं, तो n की वैल्यू बताओ क्या हो गई 5 हो गई, और L इज इक्वल टू एस के लिए क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और M इज इक्वल टू भी एस के लिए क्या होगा 0 होगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिनिंग कैसी होगी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो तुम्हें नंबर क्या मिल रहा है 5 0 0 प्लस हाफ, बस ये ऑप्शन तुम चेक कर लो 5 0 0 प्लस हाफ, 5 0 0 प्लस हाफ तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन्स, p इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है तुम्हें, अगेन तुम्हें फॉर्मूला क्या यूज करना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अंडर रूट एल प्लस 1 h बाई 2 पाई, ठीक है। तो L की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी, L की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 होती है, तो देखो क्या हो गया 1 1 प्लस 1 h बाई 2 पाई हो गया, 1 1 2 हो गया, तो रूट 2 हो गया, तो ये हो गया रूट 2 h बाई 2 पाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं h अपॉन रूट 2 पाई, ठीक है। तो h अपॉन रूट 2 पाई ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, h अपॉन रूट 2 पाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है। फोर्थ एनर्जी लेवल की अगर बात करते हो तो सीधा यहाँ पर एक तुम फॉर्मूला यूज कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात अगर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये n की पावर 2 होता है, ठीक है। तो बात हो रही है फोर्थ ऑर्बिटल की, तो फोर्थ का मतलब हो गया 4, 4 की पावर क्या कर लोगे 2, तो ये सीधा सीधा तुम्हारा क्या आ जाएगा 16, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ n is equal to 6 the correct sequence for filling the electrons, सिक्स्थ शेल की अगर बात करते हैं तो सिक्स्थ शेल पे अगर होते हो तुम तो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है कि क्या फिल करते हो तुम, तुम्हारा फिलिंग होगा ns देन np देन n-1 d और लास्ट में तुम फिल करोगे n-2f, ठीक है। बस सिंपल सा ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो चलो देख लो, सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है, ठीक है, सीधा सीधा आंसर है ये भी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल ऑफ द एटम्स इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, ठीक है। इसका भी सिंपल सा तुम्हारा क्वेश्चन है और फॉर्मूला तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम चेक करते हो किसी सब शेल में तो फॉर्मूला तुम्हारा होता है 2l प्लस 1, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, तो इस फॉर्म में तुम्हें कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, बस तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 4l प्लस 2, ठीक है। अब तुम ये चेक कर लो 4l प्लस 2, तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाई, भाई ओरिएंटेशन जो है वो सभी को पता होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर XYZ डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताता है। जब तुम क्वांटम नंबर्स की डिटेल पढ़ रहे होते तो यहाँ पे साफ साफ सीधा सीधा ये पॉइंट्स तुम्हें लिखवाया जाता है, ठीक है। तो चलो, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है तो देखो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें क्या बताना है, n इज इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड शेल हो गया, l इज इक्वल टू 2 का मतलब d हो गया, और m इज इक्वल टू प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 2 का मतलब हो जाएगा dz स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो dz स्क्वायर में बस एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, ऑर्बिटल ही तो पूछ रहे हैं तुमसे ना, ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं पूछ रहे, तो ऑर्बिटल पूछ रहे तो सिर्फ और सिर्फ dz स्क्वायर 3dz स्क्वायर की बात, एक ही ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन तुम्हें चेक करना है। तो सीधा सीधा तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर को पहले चेक कर लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। अगर सारे ऑप्शन में वो करेक्ट है तो तुम फिर एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चेक कर लो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए किससे, एजीमुथल से, तो ये ऑप्शन तुम चेक कर लो जिसमें मिलता है। तो फर्स्ट में देखो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 हो सकता है, m इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, s इज इक्वल टू प्लस हाफ भी हो सकता है, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, m इज इक्वल टू -3 ये नहीं हो सकता है ना। m की वैल्यू जो है वो नंबर में, साइन में नहीं, नंबर में
L से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है और तुमसे इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं, इसका मतलब यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे भी तुम चेक कर सकते हो, n = 3 हो सकता है, L = 2, 3 के लिए 2 हो सकता है, 2 के लिए -2 हो सकता है, -½ भी हो सकता है, 4 के लिए 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, -½ हो सकता है, तो बाकी सारे करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। चलो अब देखते हैं ये, अब इसमें भी तुम्हें क्या बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल में अगेन तुम्हें प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर, और अब देखो यहाँ एक से ज्यादा जो है वो इनकरेक्ट हो सकता है, नॉट पॉसिबल पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो n = 3 के लिए L = 0 हो सकता है, m = 0 हो सकता है, +½ भी हो सकता है, n = 2 के लिए L = एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 नहीं हो सकता है, इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, n = 4, L = 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -½ हो सकता है, ये पॉसिबल है। n = 1 के लिए L = 0 हो सकता है, बट m = -1 नहीं हो सकता है ना, इससे ग्रेटर नहीं हो सकती वैल्यू, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर आ जाओ, n = 3 के लिए L = 2 हो सकता है, बट L = 2 के लिए m = 3 अगेन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। तो हमारे पास सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ इनकरेक्ट है, तो सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। तुम्हें इसमें क्या बताना है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज। ठीक है, तो देखो एनर्जी के लिए तुम्हें क्या करना है, n + L करते चले जाओ सब में। ठीक है, पहले तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, n + L की वैल्यू है ना, और 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 + 1 ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और 3 + 1 ये हो गया तुम्हारा 4। ठीक, अब तुम्हें क्या बताना है, डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 6 की। ठीक है, 6 का मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा हो गया। अब आ जाओ 5 जो है ये सेम हो गया, तो 5 अगर सेम हो गया तो तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, तो जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो 3 और 4 की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन थर्ड के बाद आ गया तुम्हारा 5 में सेकेंड, और फिर लास्ट आ गया तुम्हारा 4th। ठीक है, तो बस तुम ये चेक कर लो, 1 3 2 4, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 25 ईयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब तुम चैप्टर को रिवाइज कर लेना, सबसे पहले फॉर्मूले सारे इसके एक जगह कर लेना, और बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और बहुत डायरेक्ट से न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, बट हाँ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, डेरिवेशन ज़रूर देख लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना, पहले से पढ़ा हुआ है, और बस क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो कि 25 ईयर्स के क्वेश्चन है, इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब अगली सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए ये चैप्टर्स रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।